वीडियो ऑफ कर लेगा। कि कब होती है वर्साई की संधि? वर्साई की संधि कब होती है? किसी को याद है? 28 जून 1919। हाँ, 28 जून 19 को वर्साई की संधि होती है, जिससे वहाँ का जनता जो है, बहुत ज़्यादा जनता में रोष हो जाता है और हिटलर को बहुत रोष होता है, क्योंकि इस संधि में जर्मन को अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसके बारे में आगे थोड़ा सा देखेंगे और पहले भी देखे हैं। तो जो वाइमर गणतंत्र के समर्थक थे, उन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। नवंबर क्रिमिनल्स नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जो इसके समर्थक नहीं थे वाइमर गणतंत्र के, उनका मानना था कि इन्हीं लोगों की वजह से, गणतंत्र के समर्थकों की वजह से ही हम लोग की हार हुई है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हिटलर पार्टी ज्वाइन करता है 1919 ईस्वी में। उस पार्टी का नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसके पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, अपना प्रतिभा के बदौलत उस पार्टी में अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है और उस पार्टी को नाम बदल देता है हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है। यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी के पहले नेशनल सोशलिस्ट शब्द जोड़ देता है और उसके बाद हिटलर इस दल का नेता, मुख्य नेता बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं जर्मन में? जर्मन में चांसलर। नहीं, नेता को चांसलर नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री को चांसलर कहते हैं। फ्यूहरर। फ्यूहरर। फ्यूहरर इसको कहते हैं, फ्यूहरर। फ्यूहरर फ्यूहरर कहते हैं इसको। उसके बाद 1923 में एक जनरल और राजनीतिज्ञ होते हैं लुडेनडॉर्फ। आदमी का नाम है लुडेनडॉर्फ, जो वहाँ एक जनरल थे, राजनीतिज्ञ थे। उनके सहयोग से वाइमर गणतंत्र को समाप्त करने का कोशिश करता है हिटलर, लेकिन असफल हो जाता है। फिर उसके बाद जेल हो जाती है, इसको पकड़ा जाता है, यह इस पर मुकदमा चला जाता है, इस पर जेल हो जाती है। जेल में ही यह अपनी आत्मकथा लिखता है, मेरा संघर्ष, जिसको मेन कैम्प के नाम से जर्मनी में जाना जाता है। मेन कैम्प, मेरा संघर्ष। फिर उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद वो अपने पार्टी को संगठन में लग जाता है हिटलर, और इसके भाषणों से इसकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। इसके पार्टी का झंडा लाल रंग का होता है, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, और इसकी शाखाएं पूरे जर्मनी में खुल जाती है, और जनता पर इसका इतना असर पड़ता है कि इसको मसीहा के रूप में देखने लगता है हिटलर को। लोगों को लगने लगता है कि यदि जर्मनी को पुराना सम्मान यदि कोई दिला सकता है तो वह हिटलर ही दिला सकता है। सर, हिटलर ने क्या क्या वादे किए थे जनता से? हिटलर में वादे क्या किए थे आगे पढ़ेंगे। जैसे हिटलर के उत्कर्ष के कारण, ठीक है, हिटलर के उत्कर्ष के जब हम कारण पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या क्या वादे करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम उसको पार्ट बाई पार्ट पढ़ते चलते हैं। जो कुछ भी हम लोग पढ़ना है ना, उसमें पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। उसमें मुख्य उसका भाव यही था कि हम सबसे पहले तो बोला कि जो गणतंत्रवादी है, यही लोग की वजह से जर्मनी की ये इस दुर्दशा हुई है, और हम इससे निजात दिलावेंगे और हम पुनः जर्मनी को पुराना सम्मान दिलावेंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, आर्थिक स्थिति सुधार देंगे। यही सब बातें थी। उसको आगे हम लोग देखेंगे। और सर, हिटलर का जो बचपन का जीवन था वो किस टाइप का था? आज ज्वाइन किए हैं कहा जी? आज ज्वाइन किए हैं? जी सर। तो एक क्लास छूट गया ना, बचपन का जीवन बताए ना। वैसे इन शॉर्ट बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, वैसे नहीं होता है। वैसे शॉर्ट करने लगे तो फिर तो पूरा क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, कल हम इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। यूट्यूब पर देखते हैं।
हाँ, यूट्यूब पर देख सकते हो। और ज़्यादा चर्चा करना नहीं है, जैसे यहाँ पर हमको है 9th क्लास का कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर को खींच करके बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। ये जो क्लास है ये मुख्य रूप से 9th क्लास के लिए है। 9th क्लास के बच्चे इससे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज़्यादा विषय से विषयांतर भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, रहने दीजिए। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th में ही है। हाँ तो ठीक है, ध्यान रख, सुनिए, वो सब का कल के लेक्चर में डाला हुआ है यूट्यूब पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हिटलर को वहाँ के जो साधारण जनता थी और उद्योगपति थे और जर्मन देशभक्त थे, ये सब भूतपूर्व जो सैनिक पदाधिकारी थे, उस सभी लोगों का समर्थन मिला। मैक्सिमम लोगों को समर्थन मिला हिटलर को। उस सबको लगने लगा कि हिटलर ही हमें उधार दिलावेगा। किस चीज़ से उधार दिलावेगा? वो जो बुरी स्थिति जो हो गई थी वर्साय की संधि के बाद। वर्साय की संधि में हम लोग बहुत डिटेल से पीछे देख चुके हैं, तो उसके बाद जो स्थिति हुई है थी उसको फिर पुनः हम लोग देखेंगे, संक्षेप में ही देखेंगे, लेकिन डिटेल से पीछे देखे हैं। 1930 तक वो मेहनत करते रहता है हिटलर, लेकिन 1930 तक उसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। फिर उसके बाद वह 1928 में जर्मन संसद के लिए चुनाव लड़ता है। तो चुनाव जो उसका संसद है उसका क्या नाम है? संसद है उसका क्या नाम है जर्मन संसद को? राइक्सटॉग। हाँ, राइक्सटॉग। राइख संसद क्या नाम है? राइक्सटॉग। हाँ, तो उसके लिए चुनाव लड़ता है, जिसमें उसको कितना % मत मिलता है? 2.6%। हाँ, 2.6% ही उसको मत मिलता है। लेकिन उसके बाद आ जाती है आर्थिक मंदी, जो हम लोग पढ़ाए थे 1929 में। विश्व में आर्थिक मंदी आती है, तो आर्थिक मंदी में जर्मनी की स्थिति और ख़राब हो जाती है, चूँकि पहले से ही ख़राब रहती है। तो आर्थिक मंदी के बाद उसका स्थिति और बुरी हो जाती है, जिसके कारण इसका जो लोकप्रियता और बढ़ती जाती है। तो पुनः हुआ है जो 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन इसमें भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ता ही जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ा है 1932 में, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है, वो हार जाता है उसमें, जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी। लेकिन उसका लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है। उसको लोकप्रियता को देखते हुए उस वक्त जो वहाँ राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग जो राष्ट्रपति थे, वो 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना देते हैं। कब बनाते हैं? 30 जनवरी 1933 को। अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। इसको हम लोग तिथि वाइज ध्यान देंगे। अभी तक इसका जो कहानी थी ना, वो संघर्ष की कहानी थी। इसकी कहानी थी वो क्या थी? संघर्ष की कहानी थी। अब इस मुख्य जगह पर पहुंच गया है, अब ये चांसलर बन गया है। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। अब इसका जो है यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, समझो। तो चांसलर बनते ही या लोकतंत्र के माध्यम से चांसलर तक पद तो पहुँचा, लेकिन यह इसकी जो विचारधारा थी वह तानाशाह वाली थी। इसे गणतंत्र पसंद नहीं था। ये गणतंत्र का क्या था? विरोधी था ये गणतंत्र का। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति गणतंत्र का विरोधी होगा वो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अपनी स्थिति मजबूत करने लगा और गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। गणतंत्र को समाप्त करने के लिए क्या किया? ये अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद ये चुनाव जो हुआ बाद में, तो इस प्रकार चुनाव कराया, इस प्रकार टेक्निक से चुनाव कराया जिसमें कि नाजी पार्टी को ही अधिक से अधिक वोट मिल सके, अधिक से अधिक लोग जीत सके।
इस तरह षड्यंत्र किया। चुनाव तो हुआ, लेकिन उस चुनाव में क्या किया? षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करके ऐसा किया व्यवस्था जिससे कि नाजी दल के ही लोग जीत सके। और उसके बाद 1933 में एक घटना घटती है कि संसद भवन में आग लग जाती है। 1933 में ही 1933 में क्या होती है घटना कि वहाँ की जो संसद भवन है उसको क्या कहते हैं? राइक्सटाग, उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के बाद बहुत सा उसमें जो दस्तावेज वगैरह है सब नष्ट हो जाता है। लोगों का कहना है कि आग कैसे लगती है किसी को पता नहीं है, लेकिन अनुमान लोग लगाते हैं कि हिटलर ने ही आग लगवाई होगी। तो उसके बाद इसको मौका मिल जाता है, या गणतंत्रवादियों पर आरोप लगाता है, क्योंकि हर एक बात के लिए ये गणतंत्रवादियों पर, समाजवादियों पर आरोप लगाता है कि वही हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वही सब ये सब काम कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद इसका फायदा उठा करके क्या करता है कि सभी नागरिक अधिकार समाप्त कर देता है। जो सामान्य नागरिक अधिकार दिया रहता है संविधान के द्वारा, वाइमर गणतंत्र के द्वारा, वो सब अधिकार इसको समाप्त कर देता है। सभी अधिकार समाप्त होने का मतलब है कि सैनिक सरकार लागू, यानी सैनिकों की चलेगी। फिर उसके बाद कम्युनिस्ट जो होता है, कम्युनिस्ट मतलब वही साम्यवादी जो लोग जो होते हैं, जो कि वाइमर गणतंत्र के समर्थक थे। साम्यवादी लोग जो वाइमर गणतंत्र के समर्थक थे, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिस्ट कहते हैं, और जो भी नाजी विरोधी थे, उस सबों को सफाया करना शुरू कर देता है। और मार्च 1933 में ही एक कानून लाता है। ये जो कुछ भी करेगा अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसको एक बात में समझना है कि चांसलर बनने के बाद 30 जनवरी 1933 को चांसलर बनता है। फिर उसके बाद फरवरी 1933 में संसद भवन में आग लग जाती है, और मार्च 1933 में एक कानून ही लाता है। उसका नाम है इनेबलिंग एक्ट। उस कानून को क्या कहते हैं? इनेबलिंग एक्ट। उसमें हिटलर को ही शासन करने का आदेश दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। इनेबलिंग एक्ट के द्वारा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनेबलिंग राइक्सटाग जो कानून बनाती है 1933 में, तो उसमें इनेबलिंग एक्ट में हिटलर को ही शासन करने का अधिकार दिया गया है। और इसका लाभ उठाना शुरू किया हिटलर। लाभ उठा करके राजनीतिक रूप से मजबूती बढ़ाने के लिए एकाकी या दूसरे दल के जो लोग थे, नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दलों एवं श्रमिक संगठनों पर रोक लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। सैनिक टुकड़ियां गठित करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण होता है गेस्टापो। गेस्टापो एक सैनिक दल का नाम है, गेस्टापो। तो इस पर विशिष्ट पुलिस दल बनाता है। उसके द्वारा जो भी नाजी पार्टी का विरोध करता है, हिटलर का विरोध करता है, वो सबको दंड देना शुरू कर दिया और आतंक का राज कायम कर दिया। अपने विरोधियों पर क्या किया? सैनिक के माध्यम से आतंक का राज कायम कर दिया। विरोधियों को भाषण देना, प्रकाशन और संगठन पर क्या किया? रोक लगा दिया। दूसरा कोई भी संगठन नहीं रहेगा, किसके सिवा? नाजी पार्टी के सिवा दूसरा संगठन सब पर रोक लगा दिया। और उसके बाद जो भी इसका विरोधी था वो यातना शिविर बनाया हुआ था, यातना शिविर में भेज देता था। यातना शिविर का मतलब एक कस्टडी बनाया हुआ था, जिसको चारों तरफ बिजली के तारों से घेरा रहता था कि कोई भाग नहीं सकता है। और जैसे जेल समझ सकते हो, जिसमें बहुत कष्ट दिया जाता है। जो भी इसका विरोध करता था उसको यातना शिविरों में भेज देता था। ये अपना तानाशाह वाला गुण दिखाना शुरू कर दिया। पूरी तरह जर्मन में सैनिक शासन ला दिया। सैनिक शासन का मतलब वही होगा जो सेना चाहेगी, और वही होगा जो हिटलर चाहेगा। ठीक है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उसमें
ध्यान में रखना है। को चांसलर कब बनता है? चांसलर कब बनता है? 1933 को। चांसलर कब बनता है? 30 जनवरी 1933 को। 30 जनवरी 1933 को वह चांसलर बनता है। और आग कब लगती है संसद भवन में? 1933 में। हाँ, फरवरी 1933 में। और उसके बाद फिर इनेबलिंग एक्ट कब आता है? 1933 में। मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट आता है। तो इनेबलिंग एक्ट में क्या होता है? हिटलर को शासन करने का अधिकार मिल जाता है। हाँ, हिटलर को शासन करने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। हिटलर को क्या बना दिया जाता है शासन करने में? ऑल इन ऑल शासन करने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। और उसके बाद जब पूरा अधिकार मिलता है तो हम लोग जानते ही हैं कि गणतंत्र का विरोधी था, तो जो भी गणतंत्र का समर्थक था उसको सफाया करना शुरू कर देता है। उस पर कई से सैनिक टुकड़ियां का गठन कर लेता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है गेस्टापो है। और भी बहुत से कई सैनिक, उसका कई तरह का सैनिक बनाता है, जिसमें कुछ गुप्तचर भी बनाता है। पब्लिक की तरह पता नहीं चलता था कि यह सैनिक है। सिविल ड्रेस पहन रहता था और घूमते रहता था, जिसको CID कहते हैं। इस तरह के बहुत तरह का सैनिक बनाता है, पुलिस की टुकड़ियाँ बनाता है। और विरोधियों को बारे में हमेशा वो पता करने में रहता था। और किसी को संदेह पर भी पकड़ लेता था। किसी पर यदि संदेह हुआ कि हमारा विरोध कर रहा है, तो संदेह के आधार पर भी उसको पकड़ के कहाँ भेज देता था? कहाँ भेजता था? यातना शिविर उसको कह रहा है। जेल में तो बहुत अच्छा से रखा जाता है कैदी को, जेल में कष्ट थोड़े ना दिया जाता है। यातना शिविर यानी उसको वहाँ बहुत तरह के कष्ट दिया जाएगा, और कष्ट इतना दिया जाएगा कि उसकी मृत्यु हो जाए। यातना शिविर। फिर उसके बाद आगे देखते हैं घटनाक्रम कौन कौन घटित होती है। 1934 में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम क्या था, जो इनको बनाते हैं चांसलर? हिंडेनबर्ग जो होते हैं राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1934। हाँ, 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसका भाग्य खुल जाता है हिटलर का। कैसे? क्योंकि जब ये चांसलर बन जाता है तो ये राइखस्टाग पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो एक पहले ही एक कानून पारित करवा लेता है कि यदि पहले कानून पास करवाता है राइखस्टाग से कि यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाती है तो नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। तो इस कानून का फ़ायदा उठा करके ये राष्ट्रपति और चांसलर दोनों बन जाता है। चांसलर तो पहले था ही हिटलर, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की जब मृत्यु हो जाती है, तो वह राष्ट्रपति का भी पद यही ग्रहण कर लेता है। यानी राष्ट्रपति और चांसलर को मिला दिया जाता है। तो अब क्या हो गया हिटलर? अब हिटलर राष्ट्रपति भी हो गया और चांसलर भी हो गया। यानी पूर्ण पावर आ गया है इसके हिटलर के हाथ में। जब दोनों चीज हो गया, राष्ट्रपति भी हो गया और चांसलर भी हो गया, तो समझो कि एक प्रकार का शासक हो गया। और तानाशाह तो विचारधारा का था ही। तो ये एक प्रकार का, इसको कहते हैं सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हुई। यानी कि सभी अधिकार सीमित हो गया हिटलर में। और इस प्रकार वह सबसे बड़ा फ्यूहरर बन गया, नेता बन गया। और इसका नारा दिया, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता। ये नारा दिया कौन दिया? हिटलर। हिटलर क्या नारा दिया?
एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता। एक नेता। हाँ, एक नेता, उसको अंग्रेजी में कहेंगे वन पीपुल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। ये इसका नारा दिया। और उसके बाद फिर 1945 तक इसका जो है शासनकाल रहा, और 30 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद इसकी अपना आत्महत्या कर लेता है, यानी मृत्यु की तिथि है। तो आज जो हम लोग देखे उसमें हम लोग देखे कि 1928 में नाजी पार्टी चुनाव लड़ती है राइक्सटैग के लिए, जर्मन संसद के लिए, जिसमें उसको मात्र 2.6% मत ही मिलता है। पुनः 1932 में वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है, वो भी जीत नहीं पाता, उसमें हार हो जाती है, लेकिन उसको सबसे अधिक मत प्राप्त होता है। इस कारण उसको लोकप्रियता को देखते हुए राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बहाल नियुक्त कर देता है। और इसका जो इस बार जो बार बार चुनाव हो रहा था, इस बार जो चुनाव हुआ था उस राइक्सटैग का नाम था थर्ड राइक, यानी तृतीय राइक नाम था उस राइक्सटैग। तीसरा बार मतलब चुनाव हुआ था, जैसे गठन के बाद तीसरा बार चुनाव हुआ था राइक, इसलिए उसका नाम था। इसी में चुन कर बना था प्रधानमंत्री। जिस राइक्सटैग में प्रधानमंत्री बना था उसका नाम था तृतीय राइक। पुनः एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 19 फरवरी 1933 में। कौन सी घटना घटती है? फरवरी 1933 में संसद राइक्सटैग में आग लग जाती है। हाँ, संसद भवन में आग लग जाती है। तो इसको और मौका मिल जाता है, इसको और बहाना मिल जाता है कहने का, जनता को समझाने का कि देखो ये जो है ना लोकतंत्रवादी, यही दुश्मन है, देश का दुश्मन है। इस तरह से समझाता था हिटलर कि लोकतंत्रवादी जो है वो क्या है, देश का दुश्मन है। इन्हीं लोगों ने आग लगाई है। और इस प्रकार उस पर और कानून तरह तरह के बना करके सबको दबाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद कई प्रकार के कम्युनिस्टों और नाजी विरोधियों के सफाई अभियान में लग जाता है। और एक और महत्वपूर्ण कानून बनाता है मार्च 1933 में। उस कानून को क्या नाम है, जिसके द्वारा हिटलर को शासन करने का अधिकार दे दिया जाता है? इनेबलिंग एक्ट। हाँ, इनेबलिंग एक्ट। उसके द्वारा हिटलर को जर्मन पर शासन करने का अधिकार दे दिया जाता है। इस कानून का भी बहुत फ़ायदा उठाने वाला है हिटलर। इस कानून के फ़ायदा उठा करके यह अपने विरोधियों को दमन करना शुरू कर देता है। कई प्रकार का पुलिस दल बना लेता है, जिसमें एक हम गेस्टापो और भी बहुत तरह का बनाता है। और जो भी इसको विरोध करता है उस सब को पकड़ करके यातना शिविर बनाए हुए था, यातना शिविरों में भेज देता है। और सभी नागरिक अधिकार तो समाप्त कर ही देता है। वो तो पहले हम लोग पढ़े ही। नागरिक अधिकार समाप्त होने का मतलब है कि कोई भाषण नहीं दे सकता है, कोई प्रकाशन नहीं कर सकता है सरकार के विरोध में, कोई संगठन नहीं रख सकता है। इस प्रकार का वो लाया, कानून बनाता गया और लोगों पर सैनिक के माध्यम से नियंत्रण करता गया। और एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1934 में कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। 1934 में एक घटना घटती है कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। तो उसके पहले ये कानून बना लेता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो पुनः राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि चांसलर जो होगा वही राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो इस कानून से सहारा लेकर के हिटलर राष्ट्रपति और चांसलर दोनों हो जाता है।
और इस प्रकार आता है जर्मनी में सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना, सर्वाधिकारवादी सरकार, यानी कि सारी शक्ति जो है हिटलर में समा जाती है। और उसका जो प्रसिद्ध नारा है कि एक जनता का मतलब जर्मन, एक जनता का मतलब क्या हुआ? जर्मन, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, इस तरह से हुआ। ये नारा देता है, यानी साम्राज्य की क्या रहेगा? जर्मन साम्राज्य, एक जनता माने जर्मन लोग, और एक नेता मतलब हिटलर। इस तरह से अपना नारा देता है और इस प्रकार इसका आगे बहुत कुछ करता है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के में भी महत्वपूर्ण इसका रोल है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे मुख्य रूप से हिटलर के उत्कर्ष के कारण, हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे हिटलर के जन्म के बाद कैसे कैसे वह राष्ट्रपति प्लस चांसलर मतलब सर्वाधिकारवादी बना, दोनों बना, सब कुछ सारी शक्ति किस में आ गई? हिटलर में आ गई। तो अभी तक हम लोग देखें उसको जन्म से लेकर के उसको सर्वे सर्वा, इसको हम लोग कह सकते हैं सर्वे सर्वा, जन्म से लेकर के सर्वे सर्वा बनने की कहानी हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि हिटलर के उत्कर्ष के क्या क्या कारण रहे, हिटलर के उत्कर्ष के कौन कौन से ऐसा कारण रहा कि हिटलर इतना आगे बढ़ते चला गया और लोगों ने उसको इतना चहेता बनाया और इतना ऊपर तक पहुंचा दिया। उसके पीछे कौन कौन सी वजह रही? अब तुम लोग बताओ, बीच में लगातार हम बहुत बोले, उसमें बतलाओ कि हिटलर के यहाँ तक पहुँचने के पीछे कौन कौन सी वजह रही। 1919 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है। 1919 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है और 1934 में वह राष्ट्रपति और चांसलर दोनों हो जाता है। 1933 में चांसलर होता है, 30 जनवरी 1933 को चांसलर बन जाता है और 1934 में राष्ट्रपति और चांसलर दोनों हो जाता है। आखिर कौन सी ऐसी वजह रही कि वह फर्श से अर्श पर पहुंच गया? कोई एक कारण बतलाओ, ऐसा कौन सी ऐसा वजह रही? वर्साई की अपमानजनक संधि। वर्साय की अपमानजनक संधि सही बतला रही है। हम लोग इसमें समझेंगे तो बहुत सी बातें आएगी। इसमें बहुत से थोड़ा प्रतीत होता है कठिन है, तो जो मुख्य बातें हैं, जो कठिन बातें हैं, उस पर ज़्यादा हम सरल बनाने का प्रयास करते हैं, उस पर फोकस करते हैं ज़्यादा। अभी एक लड़का पूछ रहा था कि हिटलर के बचपन के बारे में बताइए, तो ये हुआ मुख्य बातों से हट करके। हिटलर के बारे में बहुत सी कहानियाँ भी हैं, तो वो भी हम सुना सकते हैं, लेकिन वो कहानियाँ फिर विषय से विषयांतर हो जाएगा। जब वो भाषण देता था तो ताली बजाने वाले कई को रखता था, फिर उसके बाद एक ताली बजाता था तो देखा देखी एक के साथ कई को अपना उसका आदमी रहता था ताली बजाने वाला। इसलिए बहुत सी कहानियाँ हैं, उस पर ना जा कर के जो हम लोग को कोर्स में पढ़ना है, जो मुख्य बातें हैं, उस पर हम लोग को फोकस करना है। तो बहुत अच्छा बतलाई 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि, जिसके कारण जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़े और हम लोग जाने इसके, जैसे इसको सभी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा था। जर्मनी के भी बहुत सा उपनिवेश था, एशिया के देशों में, अफ्रीका में, प्रशांत महासागर में, तो उसको हाथ धोना पड़ा। उसको सब बांट लिया, जो देश जीता ना वो सब आपस में बांट लिया। तो लगभग सभी उपनिवेश से इसको हाथ धोना पड़ा। अपने साम्राज्य का 33% क्षेत्र, 10% आबादी,
चला गया, से दूसरा देश बन गया, दूसरे में मिल गया जा कर। इसको 75% लोहा का खान और 26% कोयला का खान फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम ने अधिकार कर लिया। इसके यदि वर्साय की संधि में सब बातें हुई थी। एक नया राज्य पोलैंड बन गया और पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक रास्ता दिया गया, जिसको हम लोग पोलिस गलियारा के नाम से जानते हैं। जर्मनी को नौसेना जब्त कर लिया। उसके कितना सैनिक रखने का अधिकार दिया गया था? 1,00,000। 1,00,000 सैनिक रखने का अधिकार दिया गया। हवाई जहाज नहीं रख सकता था। उस पर जितना युद्ध में खर्च हुआ वो सारा खर्च जर्मनी को भरपाई करने के लिए कहा गया। तो उसको हर्जाना के रूप में 6 अरब पाउंड, उस वक्त 6 अरब पाउंड, 1919 की बात है। 6 अरब पाउंड कितना होता होगा? बहुत बड़ी रकम थी। 1919 की बात है, आज की बात नहीं है। 6 अरब पाउंड को उसको देना था। तो इस प्रकार उसकी बहुत दुर्गति हो जाती है। खनिज संपदा से जो परिपूर्ण राइन लैंड था, वो नदी के, राइन नदी के अगल बगल एरिया, जो हम व्हाट्सएप पर फोटो भी भेजे थे, राइन लैंड, तो उसके वह बहुत उसमें खनिज संपदा थी। तो उस पर मित्र राष्ट्र अधिकार कर लिया, फ्रांस कब्जा कर लिया और सब संयुक्त राष्ट्र संघ में के देख रेख में रख दिया गया। उस पर कई देश उस पर जो विजेता था वो सब बांट लिया। तो ये सभी बातों से लेकर के जर्मनी वासी बहुत ही उद्वेलित थे, रोष में थे, और इसका हिटलर फ़ायदा उठाया। और हिटलर ने कहा कि बहुत गलत हुआ है, और गलत तो सही में हुआ था। तो ये आवाज़ उठाया हिटलर, और इसका नाम दिया वर्साय की संधि को राजमार्ग की डकैती। वर्साय की संधि को क्या नाम दिया? राजमार्ग की डकैती। जो मुख्य बातें हैं ना, वो उसको लिख लेना है, कहानी को समझते जाना है, और मुख्य बात जो क्या है उसको लिखते जाना है। जैसे हिटलर ने वर्साय की संधि को क्या कहा, जब हम रिवीजन करेंगे तो इन्हीं सब पॉइंटों का रिवीजन करेंगे। रिवीजन के समय तो इतना डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, वो तो तेज़ी से होता है, एक दिन में पूरा हो जाता है। तो राजमार्ग की डकैती नाम दिया किसको? वर्साय की संधि को हिटलर दिया, और अपने भाषणों में इस संधि को बहुत विरोध किया हुआ। और इसमें एक और चालाकी करता था हिटलर, इस सारा के लिए, इस सारे जो संधि के लिए किसको दोषी ठहरा दिया? प्रजातंत्रवादियों को, गणतंत्रवादियों को, यानी वाइमर गणतंत्र को। ये सारा दोष ठहरा देता था कि वाइमर गणतंत्र पर, चूंकि हस्ताक्षर वाइमर गणतंत्र ही किया था उस वक्त। को वाइमर गणतंत्र के चांसलर कौन था जो हस्ताक्षर किया था? काइजर विलियम। नहीं, वो तो सम्राट था। फ्रेडरिक एवर्ट। हाँ, फ्रेडरिक एवर्ट उस वक्त चांसलर था वाइमर गणतंत्र का। जब काइजर विलियम द्वितीय भाग गया हॉलैंड, तो फ्रेडरिक एवर्ट को चांसलर बनाया गया। वो प्रथम गणतंत्र स्थापना हुई वहाँ पर। तो किसको बनाया गया? फ्रेडरिक एवर्ट को प्रथम चांसलर हुए वो वाइमर गणतंत्र के। वही तो हस्ताक्षर किए थे, तो वाइमर गणतंत्र ही हस्ताक्षर किया था। तो इस वर्साय की संधि के लिए सारा दोष जो दिया हिटलर, वाइमर गणतंत्र पर दिया और उनके समर्थकों पर दिया। तो इससे फायदा हुआ हिटलर को। और पहले ही हम बता चुके हैं कि हिटलर भाषण देने में बहुत निपुण था। उसके अंदर प्रतिभा थी बहुत ज़्यादा। वह देशभक्त था, वह भाषण देने में निपुण था, उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। तो इन सबों का उसको फायदा मिला। तो वर्साय के अपमानजनक संधि में जो दुर्दशा हुई जर्मनी की,
उन सबों का सारा दोष ये दिया वाइमर गणतंत्र के समर्थकों को, वाइमर गणतंत्र को। तो वहाँ की जनता हिटलर से प्रभावित हुई और वहाँ के जनता को लगने लगा कि हिटलर ही है जो हमको पुराना सम्मान दिलाएगा। इस प्रकार और भी है कारण, बहुत से कारण है। ये तो हम लोग पहला कारण देखे, वर्साय की अपमानजनक संधि। उसके अलावा भी कारण है और कई कारण है, 8 कारण पढ़ना है तुम लोग को। तो आगे जो कारण है वह दूसरा दिन देखेंगे। आज के लिए जो समय हो चुका है